दोस्तों अभी हम लोग क्लास 9 के एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आप टाइटल लिखा हुआ देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले मैं ये देखूँगा ग्रेविटेशन में हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर है ग्रेविटेशन होता क्या है। सबसे सबसे पहला सवाल जो इसमें बनता है होता है कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्रेविटेशन मतलब कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है OB1, इसका नाम है ऑब्जेक्ट नंबर 1। एंड ये कोई ऑब्जेक्ट है OB2, ये कोई ऑब्जेक्ट है OB2। तो ये OB1 जो है हमारा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 एक दोनों को खींच रहा है, आपस में एक दूसरे को खींच रहा है ना। ये इसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है और ये इसे भी खींच रहा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का बल लगाया हुआ है, जिसके कारण ये सब एक जगह पे रुक पाता है। जैसे कि कोई चीज़ कोई भी चीज़ है मैंने एक जगह पर रखा, जैसे कि एक टेबल मैंने बनाया। सपोज दैट, एक सेकंड, थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैंने ये टेबल है समझ लो, है ना। इसके ऊपर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रखा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा। ये इसके ऊपर टिक क्यों पा रहा है? क्योंकि ग्रेविटी है। सबसे पहले तो ये टेबल भी इसे खींच रहा है अपनी ओर, ये भी इसे अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जो ये ग्रेविटी है ये मास पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आपका मास ज़्यादा है तो आपके अंदर का ग्रेविटी ज़्यादा होगा। जैसे कि अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा मास होता है, तो उसके अंदर ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है अपेक्षा स्पेन के, मेरे आपके, है ना। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं, जैसे कि ऊपर से हम लोग इसे छोड़े तो ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि इसे अर्थ खींच रही है। बीच में मैंने इसे पकड़ लिया, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ूँ तो ये ज़मीन पर ही जाके गिरेगा, क्योंकि इसे अर्थ खींच रही है। ये चुंबकीय गुण, यानी ये जो मैग्नेटिक हमारा प्रॉपर्टी है अर्थ के पास, ये है, यही कहलाता है ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले पेज में देखा था, यही कहलाता है हमारा ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन होता क्या है दोस्तों, ये समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटी को, इससे जो रिलेटेड प्रश्न आएंगे, आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसे कैसे बनाना है। सबसे बड़ी बात, इसे कैसे बनाना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो इस एरिया को इरेज कर दो, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँगा। हाँ, ओके, डिलीट ही कर दो। हाँ, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसे बनाते कैसे, इससे रिलेटेड प्रश्न को। तो इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज मैं दिखाता हूँ। और सबसे पहले आपको याद रखना होगा मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो मास है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। 24 kg इतना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, मास। आर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर और 6400 किलोमीटर्स, है ना। ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं तो वो होता है जी। ये जो है इसे कहते हैं ग्रेविटी, यानी इसे होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ छोटे जी को क्या कहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं इस कॉपी में, जो कि जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो ये समझ जाओ। और एक और कॉपी में मैंने उसे फेयर करके बना रखा है, तो वो मैं थोड़ा देखा, तो ये रहा वो कॉपी, साइड में सेल्फ में रखा हुआ। देखो, अब देखो इसके अंदर मैंने वो जो बनाया हुआ है नोट्स, इसके अंदर जो ये रहा। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि यहाँ पर जो फोर्स होता है, यानी कि फोर्स होता है, सबसे पहले इन सभी चीज़ों को तो अपने बाद में इसे याद रखना है। ये 9.81 होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ है, और होता है, और क्या होता है, हाँ, कैपिटल जी होता है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई पर केजी स्क्वायर। ये होता है,
ये जो है इसे हम कहते हैं, ये जो बड़ा जी है इसका नाम क्या है दोस्तों, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यानी जी मैं लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल उतना स्पेस नहीं है, कांस्टेंट। ये जो है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो चीज़ है इसे ही हम कैपिटल जी से दर्शाते हैं। और ये कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ये लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है। ये सभी आपको याद रखना है ना, ये सभी आपको याद रखना है। और वो जो मैंने उससे स्मॉल जी लिखाया था, पिछले पेज में शायद मैंने लिखाया था, ये स्मॉल जी जो है इसे भी मैं बताता हूँ, एक स्मॉल जी का जो वैल्यू है ये क्या चीज़ है भाई। मैंने स्मॉल जी जो लिखाया यही है दोस्तों आपका असली ग्रेविटेशन। आपका जो अर्थ है किसी भी चीज़ को अपनी ओर जो खींचता है, हमारा जो अर्थ है वो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है, वो इसी स्पीड से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से खींचता है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में पूछा कि भाई एक्सेलरेशन का बात आ गया, तो इसे ही A=G होता है यहाँ पर, यानी कि आपको A भी यही चीज़ है। आगे हम इसमें क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसलिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। अब देखिए दोस्तों ये कैसे आ गया, है ना, ये कैसे आ गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आ गया। इसे हम थोड़ा सा पेज को डिलीट करते हैं, सॉरी पेज को नहीं, इन चीज़ों को डिलीट करते हैं। देखिए जी जो है हमारा स्मॉल जी बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर M2 यानी कि मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी को फाइंड किया जा रहा है, तो देखो अगर कोई 1 kg के द्रव्यमान का कोई चीज़ है, 1 kg मास वाले कोई ऑब्जेक्ट है, तो M2 बराबर हमारा 1 kg एंड M1 बराबर जो अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ, वो लिखना है हमें, और G हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये G बराबर 9.8 और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, कैसे आ रहा है ये। अभी मैं आपको इसका पूरा प्रूफ देने वाला हूँ, दिखाता हूँ कैसे। तो फॉर्मूला पे सेट करेंगे, G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 है हमारा अर्थ का जो मास है वो है, तो 6 इंटू 10⁻24 kgs होता है मास ऑफ अर्थ। शायद मैंने पिछले पेज में गलत लिख दिया था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ही लिखा था, नो गाइस सही लिखा था, हाँ इतना होता है। और M2 हमारा 1 था। तो देखिए कभी भी 1 से किसी चीज़ को गुना करते हैं तो उसका भाव मतलब उसका वैल्यू पता नहीं चल पाता है, इसलिए हम इसका एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, G=GM/r²। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि M2 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कुछ उसका बदलाव नहीं होता है। तो अभी हम लोग R जो होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और बाई ऐसे। तो ये जो कट कुट के जो इसका वैल्यू आएगा, आपका इस चीज़ का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा, इसके अंदर का कट कुट के पूरा, ये होता है हमारा G=9.81 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, हाँ पर मीटर स्क्वायर, ये होता है हमारा वैल्यू। इस तरह से बना है, मैं आपको हाइलाइटर से भी दिखा देता हूँ, यहीं पे कहीं पे हाइलाइटर का ऑप्शन होगा, हाँ ये होता है, हाँ। और ये क्या चीज़ है, अच्छा है ना। तो आगे बढ़ते हैं,
सबसे पहले चीज़ जो हमने देख लिया यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे समझा। यहाँ तक हम आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको यहाँ पर ये नहीं समझना, आपको याद करना है बस, क्योंकि ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है ना दोस्तों, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 इंटू M2 के, इसे गुना कर सकते हैं। और एक और जगह पे और लिखेंगे, हमारा फोर्स जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और आर ही स्क्वायर को हम डी स्क्वायर भी लिखते हैं। ये हर जगह पे नहीं दिया जाएगा, डी भी लिखते हैं, मतलब आर यानी कि वो दूरी, आर जो होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होती है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है। तो अब आप लोग कहेंगे कि फिर हमने रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिखा, इसका भी मैं आपको पूरा ये बताता हूँ कि हमने रेडियस ऑफ अर्थ इसलिए लिखा क्योंकि ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अब यहाँ पर इसका कुछ सेंटर होगा, ये इसका सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे करके, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी पर रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पृथ्वी पर रखा हुआ है, तो उससे पृथ्वी के केंद्र की दूरी कितनी होगी, तो उससे पृथ्वी की केंद्र की जो, सॉरी उससे पृथ्वी की जो केंद्र की दूरी होगी वही तो उसका रेडियस होगा, आर होगा, इसलिए हमने आर यूज़ किया। लेकिन ज़्यादातर हर जगह पर आर और डी का जो मतलब है वो होता है उन दोनों के बीच की दूरी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाले किसी चीज़ का ग्रेविटी कैसे निकालें, तो ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटी कैसे निकालें। सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो होता है हमारा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर F इक्वल्स टू, देखो फोर्स यानी कि मैं फोर्स लिख रहा हूँ यानी कि वो G है, G होता है, सपोज दैट अभी ये G है क्योंकि F इक्वल्स टू mv, हाँ, तो फोर्स जो है हमारा वो अभी G है, यानी G इंटू M1 इंटू M2/r² होता है, यानी फोर्स ही हमारा G है। तो फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, F इक्वल्स टू ma होता है, हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा होगा। इसे हम कैसे समझते हैं, इसको याद रखने का, फोर्स का जब भी पूछे, फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको मान लिया पिछले हमने क्लास में पढ़ा होगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। फोर्स को लिखने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि कहीं भी आपको मास दे देगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दे देगा, सॉरी ये क्या मैंने लिख दिया, मास दे देगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और उसका एक्सेलरेशन दे देगा, और आपको कहेगा कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है ये बता। तो F इक्वल्स टू ma होता है, ma, तो इसे हम याद कर सकते हैं कि फादर इक्वल्स टू माँ, ये याद कर सकते हैं, ये मैंने समझा। अब मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ना यही चीज़ है, हमने समझ लिया, तो इसे हम ऐसे कट कुट करके देखो दिखाता हूँ। अब देखो F इक्वल्स टू ma, यहाँ पर मैं आपको एक और फॉर्मूला बनवा देता हूँ। F इक्वल्स टू ma होता है ma, यानी कि ma बराबर होता है G इंटू M इंटू स्मॉल m मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये छोटे चीज़ का द्रव्यमान है, और बाई r², तो ये a से जो है ये कट जाएगा m से, ये बचा हमारा a, तो a बराबर Gm/r²,
ये याद रखना है। GM/r² यानी ए हमारा जी ही होता है, यानी G बराबर GM/r²। ये हमने देख लिया। अब मैं थोड़ा से नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। देखो पिछले पेज से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यही सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, और आपको इसका नोट्स भी समझना होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, कोई नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। और यहाँ पर हमने पढ़ लिया यहाँ तक, आज हमें पूरा इसे समझना है। यहाँ पर अब आपको ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे कॉपी के साइड में, और उसमें लिखना है मास ऑफ अर्थ। मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप मास ऑफ अर्थ लिख लेना पूरा। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, ये आपको पता होना चाहिए kg। फिर एक बार ऐसे करना, आर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, और किलोमीटर में भी लिख लेना 6400 किलोमीटर। और एक चीज़ लिख लेना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G बराबर 6.67 × 10⁻−11, ये भी लिख लेना। एक और चीज़ लिख लेना, स्मॉल g, इसमें ई लगा देना, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसमें ई लगा लेना। 9.8 मीटर/सेकंड²। कहीं कहीं जगह पर अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो आप वहाँ पर 10 मीटर/सेकंड भी डाल सकते हैं, और अगर कहीं और नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर 9.81 भी डाल सकते हैं, इसे है ना, डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे कुछ नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ तक का सारा चीज़ पढ़ लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और हम लोग थोड़ा सा एक और पेज ऐड कर देते हैं। अब मास ऑफ मून जो होता है, मास ऑफ जो मून होता है हमारा, वो क्या होता है? तो मास ऑफ मून होता है 7.35 × 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 1737 किलोमीटर्स। डायरेक्ट ही लिखा जाएगा, है ना। ये दो चीज़ आपको मून के बारे में याद रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मून के बारे में जो याद रखना है, वो होता है कि अगर कोई चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमारे पृथ्वी पर भार है 1 kg, तो उसका चंद्रमा पे जो हमारे चांद पर भार हो जाएगा 1/6 इतना kg। क्योंकि चंद्रमा पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पृथ्वी पर जिसका भार, मैं मास नहीं बोल रहा हूँ, भार अगर 1 kg है, तो उसका चंद्रमा पर जो है मास हो जाएगा 1/6 kg, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा चंद्रमा पर ये चीज़ अप्लाई होगा। ये अगर पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार 1 kg है, तो चंद्रमा पर 1/6 kg हो जाएगा। यानी अगर पृथ्वी पर किसी चीज़ का मास इतना है, 10 kg है, तो यानी इंटू 1/6 कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा यानी 5/3 kg, इतना चंद्रमा पर ही होगा उसका भार, मास नहीं, भार। समझ गए? ये सब मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको समझना होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट इस पर आ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे अपथ्रस्ट और बायोनेसी क्या होता है। तो इन 2 मिनट के अंदर मैं उसे समझ लेता हूँ और समझा देता हूँ कि अपथ्रस्ट और बायोनेसी क्या होता है। बट इसमें भी सेम चीज़, एक और चीज़ होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा 20 मिनट के अंदर। 1 मिनट बाकी है, इसके अंदर मैं आपको अपथ्रस्ट समझा देता हूँ कि अपथ्रस्ट क्या होता है। अपथ्रस्ट जो होता है अगर हम किसी बाल्टी को लें, ये कोई बाल्टी मैंने लिया, ये कोई बाल्टी है, इसके अंदर मैंने कोई बॉल डाला या कोई ऑब्जेक्ट भी, कोई सा भी ऑब्जेक्ट डाला, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कोई सा भी ऑब्जेक्ट डाला, तो इसके अंदर भरा हुआ पानी है, पूरा ऊपर से नीचे तक ये पानी से भरा हुआ है। बाल्टी पूरा ऊपर से नीचे तक ये पानी से भरा हुआ है। अब मैंने इस बॉल को डाला इस बाल्टी के अंदर। अब सेकंड पोजीशन में ये बॉल बाल्टी के अंदर जा चुकी है, लेकिन इस बाल्टी ने जितना पानी गिराया, ये बाल्टी फिर पानी गिराएगा अगर अंदर चला जाएगा तो, है ना। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चला गया, हमारे पानी के अंदर।
लेकिन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ने पानी गिराया है, जिसे मैंने फिर से कैद कर लिया। अब ये जितना पानी गिराया उतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नीचे से लग रहा है, उसे ही हम लोग बायोनेसी कहते हैं। और यही चीज़ आपको एग्जाम में भर के और छाप के आ जाना है, आपको नंबर मिल जाएगा। इसका मैं परिभाषा भी आपको लिखा देता हूँ। व्हेन वी इमर्ज एन ऑब्जेक्ट पार्शियली और होली इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायोनेसी। ये हमारा हम पढ़ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझेंगे। और एक छोटा सा चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको वेट जो है, वेट बराबर मैं आपको बताने वाला हूँ, डेंसिटी बराबर बताने वाला हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर में बताने वाला हूँ, और प्रेशर बराबर बताने वाला हूँ। इसलिए नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करना, नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी। इसलिए अब तब तक के लिए बाय बाय। और आपका काम है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।